हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस की सीरीज में आज हम लोग रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का सेट नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि इस सेट में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आप इस सेट को लास्ट तक जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका साइंस का तैयारी कैसा है। क्योंकि अगर आपका साइंस का तैयारी अगर मजबूत है तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके हाथों में ही रहेगा। तो हम देखेंगे इस सेट में कि कितना कितना क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, यानी फिजिक्स से कितना है, केमिस्ट्री से कितना और बायोलॉजी से कितना। अगर आपको बता दें इस सेट के बारे में तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग आपको बता दें 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन फिजिक्स से है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 5 न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब बाकी जितने भी बच जाएंगे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन डेली बाई डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है। तो देखेंगे अगर ऑप्शन, तो देखिए पहला है 16वें, उसके बाद 18वें ग्रुप, उसके बाद पहले और 17वें ग्रुप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे है हैलोजन ग्रुप, यानी हैलोजन समूह किस ग्रुप में आता है, तो 17वें ग्रुप में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 में। अब बता दें कि हैलोजन समूह में कौन कौन सा तत्व आता है। तो देखिए फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन ग्रुप में आते हैं। यानी हैलोजन ग्रुप किस नंबर ग्रुप में होंगे, 17वें नंबर ग्रुप में। तो ये सभी तत्व किस में हो गए, हैलोजन समूह में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है 120 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाई की गणना करना है। अब देखिए हमको इसमें यूनिट निकालना है कि कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगा। तो आपको बता दें, एक फार्मूला आप याद रखिएगा जिससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट का फार्मूला होता है वाट गुने घंटा बटा 1000। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए वाट कितना है 120, तो 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिए घंटा, घंटा कितना दिया हुआ है 8 घंटा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से यहाँ पे काट देंगे और 12 है 96। 96 में अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.96, क्या हो जाएगा यूनिट, जो कि विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। कभी कभी यूनिट न देके आपको किलोवाट ऐसे भी दिया रहेगा, किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग यूनिट ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.96 किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.96 इकाई यूनिट या किलोवाट घंटा। तो आपको बता दें इस फार्मूला को आपको याद रखना चाहिए जिससे आप डायरेक्ट मान पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक, एक 10 ओम है और दूसरा दिया हुआ है 20 ओम और 6 वोल्ट बैटरी के श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको धारा निकालना है और दो प्रतिरोध दिया हुआ है, एक 10 ओम है एक 20 ओम। तो अगर हम इसका श्रेणी क्रम है तो इसका हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं। समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर एस बराबर होता है 2 है तो R1 प्लस R2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 20 30 ओम। तो प्रतिरोध हो गया कुल 30 ओम और देखिए विभवांतर कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। हमको निकालना है धारा। तो हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V बटा आर। भी का मान कितना है 6 दिया हुआ है और आर कितना है 30 ओम, काट देंगे कितना होगा 1/5। अब इसको भाग लाएंगे 0.2 और धारा है तो धारा का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 0.2 एम्पियर, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2 एम्पियर। दोस्तों यह एक इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल है जो कि फार्मूला बेस पे आधारित है
और फॉर्मूला बेस पे ही कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस 4 यौगिक दिया हुआ है कि किसमें जल नहीं होता है? तो जल नहीं होता है इसके पता करने के लिए आपको इसका केमिकल फार्मूला याद रहना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। इसका होता है CaSO4 2H2O। अब उसके बाद देख लेते हैं धोवन सोडा का क्या होता है। इसका होता है Na2CO3 10H2O। उसके बाद देख लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसका क्या होता है CuSO4 7H2O। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब हम चारों फार्मूला में अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसमें जल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी जिप्सम और धोवन सोडा और कॉपर सल्फेट, ये तीनों यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसमें जल होता है किसमें नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का उदाहरण नहीं है, यानी प्रकार नहीं है, हमको बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो सरल अस्थायी ऊतक होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है मृदु ऊतक, और एक होता है दृढ़ ऊतक, और एक होता है स्थूलकोण ऊतक। तो देखिए यहाँ पे दृढ़ ऊतक तो है, उसके बाद मृदु ऊतक भी सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार होता है, और श्लेष ऊतक ऊतक जिसको हम लोग स्थूलकोण ऊतक के नाम से जानते हैं, ये भी सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार होता है। बस यहाँ पे इसका आंसर होगा जाइलम, जो कि सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक का प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जाइलम और फ्लोएम का कार्य आपको पता ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब आमतौर पर डैश जैसे रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो आपको बता दें कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरे जाते हैं। तो इसमें आर्गन तो कहीं दिया नहीं है, तो नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। और आपको बता दें विद्युत बल्ब के बारे में कि विद्युत बल्ब क्या होती है, इसका विशेषता होता है कि इसमें गलनांक उच्च होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। और गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। और एक और बता दें कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो बार बार पूछा जाता है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। और टंगस्टन का ही गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डैश होता है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जल्दी आप रट के नहीं बना सकते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या कंसेप्ट है जिसके यूज करके इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 असमान द्रव्यमान, यानी हम मान लेते हैं एक द्रव्यमान को 2 kg और एक द्रव्यमान यानी M2 को मान लेते हैं 4 kg। अलग अलग द्रव्यमान हो गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, असमान द्रव्यमान। उसके बाद देखिए समान गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है दोनों का। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो कह रहा है भारी द्रव्यमान में क्या होगा, समान संवेग होगा कि कम होगा। तो आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा p²। ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको हटा बाहर कर देते हैं तो बच जाएगा p²/2m। अब देखिए हम पहले द्रव्यमान को अगर रखेंगे इसमें तो m 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p हो जाएगा 2, यानी 2 गुना 2 और 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हम p² बराबर ज़्यादा द्रव्यमान अब 4 kg रखेंगे तो वो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इसका संवेग निकालेंगे भारी वस्तु का
तो 2√2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो देखेंगे भारी वस्तु का संवेग क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, और जो कम वस्तु का द्रव्यमान है यानी जिसका वजन कम है उसका संवेग भी क्या है, कम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारी द्रव्यमान में संवेग क्या होगा, तो यहाँ पे भारी द्रव्यमान में संवेग क्या है, अधिक है यानी ज़्यादा है। तो देखिए अधिक किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी में अधिक संवेग होगा, क्योंकि जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होता है, जिसका वजन कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, डोब्रेनर, उसके बाद मोसले। तो यहाँ पे देखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। तो परमाणु संख्या के आधार पर कौन किए थे, मोसले द्वारा किया गया था लगभग कितना में, 1913 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण कौन किए थे, सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पौधे में के शरीर को जड़ों, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जड़ तना में किसमें अंतर नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा एक पौधा होता है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। अब देखिए किसी वस्तु का जहाँ पे भार कार्य करता है ना उसको हम लोग गुरुत्व का केंद्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व का केंद्र। आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसी वस्तु का भार हमेशा बदलता है, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वह कहीं भी हो। द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार हमेशा बदलते रहता है। और देखिए भार किस पर डिपेंड करता है, हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, mg। तो g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, ये हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी का केंद्र। केंद्र पर क्या होता है, भार शून्य होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है, और ऊपर की ओर जाने पे भी घटता है, नीचे की ओर जाने पे भी घटता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है गुरुत्व का केंद्र। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है। अब देखिए आपको याद रखना चाहिए, हम लोग अभी जान चुके हैं कि पृथ्वी का किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और गुरुत्वीय त्वरण भी 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। दोस्तों आपको बता दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वह CaOH का होल 2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल 2। और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है दीवारों को सफेदी करने में और सीमेंट के निर्माण में। इसका निर्माण किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला। तो बुझा हुआ केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है CaO, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से लेकर कांच तक प्रकाश की एक किरण गुजरती है तो यह मूर्ति है, मतलब किसमें मूर्ति है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझ लगते हैं। यहाँ पे देखिए, हम एक माध्यम लिए यहाँ पे सघन और दूसरा माध्यम लेते हैं विरल। सबसे पहले आपको बता दें सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा हो उसको हम सघन माध्यम, और जिसका घनत्व कम होता है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो देखिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई प्रकाश जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, या दूसरा कंडीशन होता है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर नजदीक आ जाती है। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब कोई प्रकाश लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है जल से कांच की तरफ जा रहा है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए 1.33, और देख लेते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.52। इसका मतलब है जल का घनत्व कम है और कांच का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व की तरफ प्रकाश जा रही है, इसका मतलब ज़्यादा घनत्व की ओर जा रही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सामान्य कोण, यानी अभिलंब की ओर आकर धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम की एक लकड़ी दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी, यानी हमको इसमें पावर ज्ञात करना है। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शक्ति का वर्क डन बाई टाइम। अब देखिए, जो कार्य किया जा रहा है वह गति के रूप में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो कार्य होता है वह गति के रूप में किया जाता है, जिसको हम गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति के रूप में किया जाता है तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे दौड़ कर कार्य कर रहा है, यानी गतिज के रूप में हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, इसलिए हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? mgh का, बटा टाइम। अब देखिए m कितना दिया हुआ है? 40 kg। उसके बाद g कितना दिया हुआ है? 10। उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना है? 5 मीटर, तो 5 हो जाएगा। और देखिए टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। 4 सेकंड 4 से अगर काटेंगे तो 4 दाही 40, 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे तीनों को तो 500, और वाट है तो वाट दे दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनीय और तन्य है? यानी आपको इस 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन ज़्यादा आघात वर्धनीय है, इसी 4 ऑप्शन में। तो देखेंगे पहला फॉस्फोरस, जो कि अधातु होता है, ये तो आघात वर्धनीय नहीं है। सल्फर ये भी अधातु है, कार्बन ये भी अधातु है, और हम लोग जानते हैं कि अधातु आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है। सिर्फ धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय और तन्य होता है, क्योंकि धातु की विशेषता होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, जो कि तांबा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जो कि आघात वर्धनीय और तन्य है। और आपको बता दें, एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय और तन्य कौन सा तत्व होता है या कौन सा धातु होता है? तो देखिए कौन होता है? सोना। इसका सिंबल होता है Au। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका मतलब है कि युवा अवस्था का हार्मोन के नाम को हमको बताना है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पुरुष में हार्मोन पाया जाता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो महिला में जो हार्मोन उपस्थित होती है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों को आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंसुलिन, इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है जो कि बीटा कोशिका से स्रावित होती है। और आपको बता दें थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, तो यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। तो वो 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है तो आप बता सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 18 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुंडल की गति की दिशा डैश होने पर प्रेरित धारा उच्चतम होती है।
तो आपसे हाईएस्ट पूछा जा रहा है कि कितना एंगल पे होगा, तो कितना एंगल पे होता है 90 डिग्री पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और आपसे मिनिमम पूछा जाएगा कि मतलब मिनिमम गति कितना डिग्री पे होगा, तो यह होता है 180 डिग्री पे। मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री और मिनिमम 180 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनः उत्पादित करता है और पुनः जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो कौन सा जानवर होता है, वो होता है हाइड्रा, जो कि यह मुकुलन द्वारा पुनः जनन या कार्यान्वित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को डैश कहा जाता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ध्वनि के रेंज के अनुसार 3 प्रकार की होती है। एक होता है अश्रव्य, और दूसरा होता है श्रव्य, और तीसरा होता है पराश्रव्य। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्रव्य सीमा के नीचे, तो श्रव्य सीमा के जो नीचे रेंज होता है उसको हम लोग अश्रव्य कहते हैं, जिसका रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को हम लोग श्रव्य सीमा कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहता है उसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि तरंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपश्रव्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि 5% से 8% जो एसिटिक एसिड होता है उसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। अब देखिए सिरका, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है CH3COOH। और बता दें इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी डैश होगी, यानी क्या होगी? तो देखिए यह क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी से पूछा गया है, जिसको हमको तय की गई दूरी ज्ञात करना है एनवे सेकंड में। तो फार्मूला क्या होता है एनवे सेकंड के लिए? एनवे सेकंड के लिए फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस A/2, उसके बाद 2n-1। इस फार्मूला को पे आप सवाल को पुट कीजिएगा और थोड़ी देर में ही आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे तय की गई दूरी, जो कि S को ही हम लोग तय की गई दूरी कहते हैं, यही निकालना ही है UT। अब और आपको बता दें एक कंसेप्ट देखिए, अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो U हमेशा क्या होता है 0 होता है, और किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बिकते हैं तो इस कंडीशन में भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर से यानी गिराया जा रहा है, इसका मतलब U क्या हो जाएगा 0। जब U 0 हो जाएगा तो यहाँ पे T भी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा A/2, और A के जगह पे यहाँ पे A नहीं होगा G हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के माध्यम से यहाँ पे गिर रहा है। तो G के मान यहाँ पर रख दीजिए 10/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2n, n इनमें सेकंड है, यानी कैमा सेकंड दिया हुआ है चौथा सेकंड, तो 2 में 4 से गुना करेंगे 8-1। अब देखिए काट दीजिए इसको, 2×5 = 5, और 8 में से 1 घटेगा तो 7, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 35। अब तय की जो दूरी है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, दूरी का यूनिट होता है मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 35 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का टूटना डैश में होता है? तो देखिए आपको बता दें कि जो ऑक्सीकरण होता है वह कोशिका के एक पार्ट होता है जिसका नाम है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया न देकर दिया हुआ है सूत्रकणिका, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका। दोस्तों आपको बता दें पौधे में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है, और जब ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है एटीपी के रूप में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका को कोशिकीय शोषण के रूप में भी जाना जाता है, और इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक यानी अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है?
तो देखिए यहाँ पे हमको पराध्वनिक यानी पराश्रव्य रेंज में कौन सा यहाँ पे जानवर आएगा, इसको चुनना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ ऑप्शन सूंस है, शार्क है, हाथी है, पतंगा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूंस, जो कि एक प्रकार की मछली होती है। यह पराश्रव्य ध्वनि यानी पराध्वनि को सुन सकती है। और भी कई जानवर है जो कि पराध्वनिक साउंड को सुन सकता है या निकाल सकता है। तो इसमें कौन कौन से जानवर हो जाएंगे? जैसे हो गया चूहा है, उसके बाद बता दें डॉल्फिन, उसके बाद चमगादड़। ये सभी पराध्वनिक साउंड को सुन भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों यह था सेट नंबर 2 का 25 क्वेश्चन, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व किए। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व किए। हम लोग सेट नंबर 3 के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।